हेलो एवरीवन, वेलकम टू एजुकेशन फ्लेयर बाय ज्योति। आप सभी को पता है कि आप सभी का जो सीटेट का एग्ज़ाम है वो जुलाई मंथ में होना है, जिसके लिए मैं प्रैक्टिस सेशन प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर जो भी इम्पोर्टेंट है एग्ज़ाम के लिए करवा रही हूँ। आज के इस वीडियो में मैं चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी वाला पोर्शन करवाऊँगी। ये सभी स्टूडेंट्स के लिए है, चाहे वो उनका पेपर 1 हो या पेपर 2 हो, क्योंकि जो सीटीपी वाला पोर्शन होता है वो दोनों के लिए इक्वल ही होता है, बस लेवल में अंतर होता है। बाकी अगर कॉन्सेप्ट बिल्ड हो गया तो दोनों पेपर में ही ये काम आएगा। और अगर आप हमारे चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि ऐसे कंटेंट छूटे ना। चलिए देखते हैं आज का चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी वाला, ये प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, एक खेल क्रिया के दौरान चोट लगने पर मोहन रोने लगा। खेल रहा था, चोट लग गई, वो क्या कर रहा है, रो रहा है। यह देखकर पिता ने कहा, लड़कियों की तरह व्यवहार ना करो। लड़के रोते नहीं हैं। पिता का यह कथन क्या है? ये जो स्टेटमेंट इनके फादर ने दिया है, ये किस टाइप का दिखाता है इनका माइंड? ये रूढ़िवादिता दिखाता है, जेंडर स्टेरियोटाइप। ऑप्शन नंबर फर्स्ट वाला सही हो जाएगा। रिफ्लेक्ट्स जेंडर स्टेरियोटाइप, लैंगिक रूढ़िवादिताओं को दर्शाता है। अगर कहीं भी ऐसे क्वेश्चन आ जाए कि लड़की की तरह व्यवहार ना करो, या लड़कियां ऐसी होती हैं, लड़के ऐसे होते हैं, ये सब क्या होते हैं? जेंडर स्टीरियोटाइप होते हैं। जहाँ पे दिया रहेगा जेंडर स्टीरियोटाइप वही ऑप्शन लगा दीजिएगा, सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर फर्स्ट वाला सही है। नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर सेकंड है। ये क्वेश्चन आया है प्रोग्रेसिव क्लासरूम से, प्रगतिशील जो कक्षा होता है उससे आया है। बोल रहा है जो प्रोग्रेसिव क्लासरूम है इसकी क्या विशेषता होती है, चलिए देखते हैं इसकी क्या विशेषता होती है। अध्यापक को अटल पाठ्यक्रम का पालन करना चाहिए? बिल्कुल नहीं। जो फिक्स्ड करिकुलम होता है इनका पालन नहीं करना चाहिए, करना चाहिए लेकिन ये नहीं है कि उसी पे चलना है बस। विद्यार्थियों में प्रतिस्पर्धा पर बल देना चाहिए। जो कंपटीशन होता है इस पे थोड़ा बहुत ध्यान देना चाहिए, लेकिन इस पे अगर बोला जाए कि बिल्कुल फोकस ही कर दो तो ऐसे बच्चों बच्चों में जेलसी वाली भावना विकसित हो जाएगी। फिर है, ज्ञान की संरचना के लिए प्रचुर मौके देने चाहिए। बिल्कुल सही है। अगर एम्पल अमाउंट में अपॉर्चुनिटी की बात हो, जहाँ पे ये पॉजिटिव टैग वर्ड्स होते हैं, ये सही हो गया। ऑप्शन नंबर थर्ड वाला सही है। जो एम्पल अपॉर्चुनिटी है वो बच्चों को देना चाहिए, किसके लिए? कंस्ट्रक्शन ऑफ नॉलेज। ऑप्शन नंबर थर्ड वाला सही है। टैग वर्ड्स मैं करवाई हूँ, देख लीजिएगा, टाइम मैनेजमेंट उससे बहुत ज़्यादा होगा। नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर थर्ड वाला है, एक गतिविधि के दौरान कोई एक्टिविटीज हो रही है, उसके दौरान देखते हैं, छात्रों को संघर्ष करते देख एक अध्यापिका बच्चों को संकेत संकेत और इशारे जैसे जैसे क्या, क्यों, कैसे प्रदान करने का फैसला लेती है। जो बच्चे एक्टिविटीज कर रहे हैं ना, उसमें जो टीचर है वो क्या कर रही है, हेल्प कर रही है। उनको हेल्प हेल्प कैसे कर रही है? हिंट के माध्यम से उनको हिंट दे रही है, हिंट दे के हेल्प कर रही है। ऐसे प्रोसेस, इसको क्या बोलते हैं? इसका फोल्डिंग बोलते हैं। इस चीज को इसका फोल्डिंग बोलते हैं, जिसे हिंदी में पाड़ या ढांचा बोलते हैं। चलिए देखते हैं किस में है ये, किसके अनुसार, लेकिन लेव वाइगोत्स्की के अनुसार। ये देखिए साइंटिस्ट हैं, जो इसका फोल्डिंग वाला शब्द है ये लेव वाइगोत्स्की बोले हैं। बच्चों को अधिगम के लिए अनुप्रेरित निष्प्रेरित करना नहीं, अधिगम के लिए पाड़ आधारभूत संरचना का काम करेगी। बिल्कुल सही। ऑप्शन नंबर सेकंड वाला सही है, एक्ट एज ए इसका फोल्ड ऑफ लर्निंग। नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर थर्ड है, बच्चों के समाजीकरण के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? जो बच्चों का सोशलाइजेशन होता है उसमें कौन सा स्टेटमेंट इनमें से सही है? चलिए देखते हैं। विद्यालय समाजीकरण का द्वितीय कारक है, परिवार समाजीकरण का प्रथम कारक है। ये ऑप्शन नंबर बिल्कुल फर्स्ट है, सही है। जो फैमिली होता है वो फर्स्ट कारक होता है, किसका? सोशलाइजेशन का। और जो स्कूल होता है, स्कूल है, मीडिया है, ये सब क्या है? सेकंड है, सेकंड है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट वाला इसमें सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, क्योंकि पहले जो है सोशलाइजेशन अपने फैमिली से ही होता है, बाद में वो बाहर निकल के स्कूल जाता है। नेक्स्ट देखते हैं, जहाँ पहले होगा वो प्राइमरी हो जाएगा। बहुबुद्धि का सिद्धांत जोर देता है, जो बहुबुद्धि का सिद्धांत होता है वो किस पे जोर देता है? जो मल्टीपल इंटेलिजेंस होता है। चलिए देखते हैं। बुद्धि लेवल केवल केवल निगेटिव टैग वर्ड है, ये क्वेश्चन है पॉजिटिव, इसलिए ये गलत हो जाएगा। आयाम, एक आयाम में बुद्धिमत्ता एक अन्य सभी आयामों में बुद्धिमत्ता निर्धारित करती है, बिल्कुल गलत है ये। अगर किस मान लीजिए एक प्रॉब्लम है कोई, उसको सॉल्व करने में जो हम इंटेलिजेंस लगाए थे, क्या अगर अदर कोई प्रॉब्लम है उस जरूरी है ये इंटेलिजेंस इसमें भी लगेगा? नहीं लगे, ऐसा जरूरी नहीं है। अगर उस टाइप का प्रॉब्लम होगा तभी वो इंटेलिजेंस इसमें काम आएगा। बुद्धिमत्ता की विभिन्न दशाएं होती है, बिल्कुल। जो बुद्धिमत्ता होती है इसकी इसके सेवरल फॉर्म्स होते हैं। ऑप्शन नंबर थर्ड वाला सही है। ऑप्शन नंबर थर्ड इसमें से सही है। देयर आर सेवरल फॉर्म्स ऑफ इंटेलिजेंस। ये बुद्धि जो होते हैं अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग होते हैं, ये एक से नहीं होते। लॉरेंस कोहलबर्ग के अनुसार किसी कार्य को करने के लिए किसी कार्य को इसलिए करना क्योंकि दूसरे इसे स्वीकृति देते हैं, नैतिक विकास के किस चरण को दर्शाता है? बच्चा किसी कार्य को केवल इसलिए कर रहा है क्योंकि जो दूसरे लोग हैं वो इसे क्या कर रहे हैं? स्वीकृति दे रहे हैं। ये कन्वेंशनल स्टेज है।
कौन सा स्टेज है? कन्वेंशनल स्टेज है। और मैं आपको बता दूँ, जो लॉरेंस कोहलबर्ग हैं, ये 3 स्टेज को बताया था। लॉरेंस कोहलबर्ग ने ये नैतिक विकास का सिद्धांत भी बताया था, जिसमें इनके फर्स्ट वाले स्टेज में आता है आज्ञा प्लस दंड। और कभी-कभी पूछ लेता है आज्ञा और दंड किस स्टेज में आता है, तो पहले वाले में है। और सेकंड वाले स्टेज में आता है सामाजिक इच्छा। समाज समाज में जैसे उसे अच्छा बनना होता है बच्चे को, समाज जो होता है बच्चे को उसमें अच्छा बनना होता है, समाज में अच्छा बनना होता है, और कानून की व्यवस्था इसमें ये भी आता है। और थर्ड वाला है, थर्ड जो स्टेज है इसमें नैतिकता आ जाती है बच्चे में, मोरलिटी आ जाती है, नैतिकता आती है। और क्या होता है? नैतिकता आती है और सामाजिक अनुरूपता भी आती है। वो समाज में ढलना खुद को सीख लेते हैं, समाज में कैसे रहना है ये भी वो सीखते हैं थर्ड वाले स्टेज में। नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 है, लेव वाइगोत्स्की का सामाजिक सांस्कृतिक जो सोशल और कल्चरल जो है परिप्रेक्ष्य है, इसमें बोल रहे हैं अधिगम प्रक्रिया के महत्व पर जोर देती है। जो सोशल कल्चरल है ये किस पे, लर्निंग वाले प्रोसेस में किस पे महत्व देती है? देखते हैं, कल्चरल टूल्स। ऑप्शन नंबर फर्स्ट वाला सही होगा, क्योंकि सोशल कल्चर से ये रिलेटेड है तो कल्चरल टूल्स होगा। ऑप्शन नंबर फर्स्ट वाला सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 वाला है, जीन पियाजे अपने संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत में संज्ञानात्मक संरचनाओं को किसके रूप में वर्णित किया है? जो जीन पियाजे ने, आपको पता होगा, संज्ञानात्मक विकास की संज्ञानात्मक विकास की अवस्थाओं को बताया है इन्होंने। इन्होंने 4 अवस्थाओं को बताया है, जिसमें से पहला है संवेदी गामक, और दूसरा होता है पूर्व संक्रियात्मक, तीसरा होता है मूर्त संक्रियात्मक, और चौथा होता है अमूर्त संक्रियात्मक, या इसे बोलते हैं औपचारिक संक्रियात्मक। लास्ट वाला है अमूर्त या औपचारिक संक्रियात्मक, जिसमें से ये जो संवेदी गामक वाला होता है, अगर कभी कभी क्वेश्चन बनता है वस्तु अस्थायित्व, तो ये किस में आ जाएगा? संवेदी गामक में। याद रखिएगा, वस्तु अस्थायित्व जो होता है वो संवेदी गामक में आता है। फिर आता है पूर्व संक्रियात्मक। पूर्व संक्रियात्मक अहम की भावना बच्चों में आ जाती है, वो खुद के ऊपर ज्यादा फोकस करता है। और अगर बात हो प्रतीकात्मक सोच की, प्रतीकात्मक साइन के माध्यम से पढ़ना, मतलब प्रतीकात्मक सोच की, तो ये भी डेवलप होता है। और अगर मूर्त संक्रियात्मक की बात हो, मूर्त जो संक्रियात्मक होता है, इसमें जो परिचालन सोच होते हैं, जैसे कोई मान लीजिए फिगर है, उसके बारे में इसे नॉलेज होने लगता है, द्रव्यमान है, संख्या है, संरक्षण है, ये सब चीज़ें मूर्त संक्रियात्मक में आती हैं। फिर देखते हैं संरक्षण। हाँ, ये संरक्षण बहुत इंपॉर्टेंट है। संरक्षण शब्द मूर्त संक्रियात्मक में है, अक्सर पूछ लिया जाता है। और लास्ट वाला जो अमूर्त संक्रियात्मक या औपचारिक संक्रियात्मक है, इसमें जो रीजनिंग वाली चीज़ें होती है वो आ जाती हैं, मतलब निगमनात्मक तर्क आ जाता है इसमें। और अमूर्त सोच जो होता है ये आ जाता है। और भविष्य की कल्पना भी बच्चे इसमें कर लेते हैं, नैतिकता भी आती है इसमें। याद रखिएगा, संरक्षण वाला मेन इंपॉर्टेंट है, वस्तु अस्थायित्व वाला ये अक्सर पूछ लिया जाता है। अहम की भावना पूर्व संक्रियात्मक में आता है। चलिए देखते हैं इसका क्या सही आंसर होगा, ऑप्शन नंबर 8वां का। इसका सही चीन पियाजे अपने संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत में संज्ञानात्मक संरचनाओं को किस रूप में वर्णित किया है? जो स्कीमा वर्ड है ये जीन पियाजे से संबंधित है, इसे हिंदी में बोलते हैं मनोबंध। नेक्स्ट देखते हैं, स्कीमा वो होता है जो बच्चे अपने माइंड में कुछ बना लेते हैं, थॉट्स, उसे स्कीमा बोलते हैं। फिर देखते हैं, जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत में पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में में विकास का मुख्य गुण क्या होता है? मैं अभी बताई थी, जो थॉट्स होते हैं, क्रिएशन थॉट्स होते हैं, ये किस में आते हैं? पूर्व संक्रियात्मक में आते हैं। ऑप्शन नंबर सेकंड वाला सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सेकंड वाला सही हो जाएगा। अभी और बाकी बताई थी, निगमनात्मक जो सोच है वो औपचारिक संक्रियात्मक में आता है। जो संरक्षण वाली चीजें हैं ये मूर्त में आती हैं, इसको याद रखिएगा। अमूर्त वाली तो औपचारिक में ही आएगा, अपने ही अवस्था में। नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 है, विकास के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? जो डेवलपमेंट होता है, विकास होता है, इसके संदर्भ में क्या सही नहीं है? विकास की दर सभी संस्कृतियों में सभी के लिए समान होती है। फिर देखते हैं, विकास केवल विद्यालय में होने वाले अधिगम से ही होता है, कौन सा कथन सही है बोला है। फिर देखिए, विकास केवल बाल्यावस्था के दौरान ही होता है, विकास बहुआयामी होता है। ऑप्शन नंबर फोर्थ वाला सही होगा। विकास जो होता है वो मल्टी डायमेंशनल होता है, बहुआयामी होता है विकास। जैसे कोई एक एरिया है, मान लीजिए डेवलपमेंट है, ये इधर भी हो रहा है, ये डी है, ये इधर भी हो रहा है, इधर भी हो रहा है, इधर भी हो रहा है, मतलब 360 डिग्री जो बोलते हैं मल्टी डायमेंशनल वो हो रहा है। फिर और देखते हैं बाकी ऑप्शन गलत कैसे हैं। ये देखिए निगेटिव टैग वर्ड केवल, ये देखिए निगेटिव टैग वर्ड, और सभी के लिए विकास जो है समान नहीं होता, नहीं तो हर बच्चा समान हो जाता। नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 11 है, जन्म से किशोरावस्था तक बच्चों के विकास की जो क्रम होते हैं वो कौन से हैं? ये जीन पियाजे ने दिया था। पहले अभी मैं बताई थी, पहला सेंसरी आता है, फिर कंक्रीट आता है, फिर ऑब्स्ट्रैक्ट आता है, मतलब अमूर्त वाला आता है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट वाला सही हो जाएगा, सांवेदिक, मूर्त, अमूर्त। नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 12 है, एक प्रगतिशील कक्षा में व्यक्तिगत विभिन्नताओं को किस प्रकार से देखा जाता है? जो व्यक्तिगत विभिन्नताएं होती हैं, इंडिविजुअल डिफरेंसेस होते हैं, इनको प्रोग्रेसिव क्लासरूम में कैसे देखा जाता है? चलिए देखते हैं।
अधिगम की प्रक्रिया में बाधाएं बिल्कुल नहीं। अधिगम के पक्ष पर असफलता, योग्यता आधारित समूह बनाने का मापदंड। फिर है अधिगम अध्यापन अधिगम प्रक्रिया की परियोजना के लिए महत्वपूर्ण। ऑप्शन नंबर फोर्थ वाला सही होगा। ये कोई एक निश्चित चीज के लिए मापदंड नहीं है, ये सब गलत है। ऑप्शन नंबर फोर्थ वाला सही होगा। इंपॉर्टेंट फॉर प्लानिंग ऑफ टीचिंग लर्निंग प्रोसेस, जो टीचिंग लर्निंग प्रोसेस होता है उसको प्लान करने में ये इंपॉर्टेंट होता है प्रोग्रेसिव क्लासरूम में, डाइवर्सिटी वाली चीज़ें। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13 है, एक समावेशी कक्षा में किस पे जोर, जो इंक्लूसिव एजुकेशन क्लासरूम होता है उसमें किस पे जोर दिया जाता है। चलिए देखते हैं किस पे दिया जाता है। प्रदर्शन अभिमुखी, एक चीज़ को नहीं लिया जा सकता। अभिवेदी, समरूपी, इसको भी नहीं। सामाजिक पहचान के आधार पर छात्रों में अलगाव, जहाँ पे अलगाव की बात होगी, सिग्रेशन की बात होगी, वो गलत होता है। फिर देखते हैं हर बच्चे के सामर्थ्य को अधिकतम करने के लिए अवसर, बिल्कुल ऑप्शन नंबर फोर्थ वाला सही होगा। हर बच्चे के डेवलपमेंट के लिए हमें उन्हें इक्वल अपॉर्चुनिटी देनी है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14 है, दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम 2016 के अनुसार निम्नलिखित में से किस शब्दावली का प्रयोग किया है। दिव्यांगता प्रयोग किया है। ऑप्शन नंबर थर्ड वाला सही होगा, स्टूडेंट विथ फिजिकल डिसेबिलिटी। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15 है, अधिगम कठिनाइयों से जूझते छात्रों की जरूरतों को संबोधित करने के लिए एक अध्यापक को क्या नहीं करना चाहिए। जो लर्निंग है इसकी कठिनाई से कोई छात्र जूझ रहा है, उससे अध्यापक को क्या नहीं करना चाहिए। चलिए देखते हैं क्या नहीं करना चाहिए इसमें से। दृढ़ से श्रव्य सामग्रियों का इस्तेमाल करना चाहिए। संरचनात्मक शिक्षा शास्त्रीय उपागमों का इस्तेमाल ये भी करना चाहिए। व्यक्तिगत शैक्षिक योजना ये भी करना चाहिए। फिर है शिक्षा शास्त्र आकलन की जटिल, जटिल आ गया ना, ये निगेटिव वर्ड होता है। ऑप्शन नंबर फोर्थ वाला सही हो जाएगा। जटिलता है, कहीं कठोरता है, ये चीज़ें फॉलो नहीं करनी है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16 है, सृजनात्मकता क्रिएटिविटी की पहचान क्या है, इसमें बताइए क्रिएटिविटी किसमें होगा। क्रिएटिविटी का मतलब होता है डाइवर्जेंट थिंकिंग, जो जैसे मान लीजिए ये कोई डायरेक्शन है, इधर भी सोचे, इधर भी सोचे, इधर भी सोचे, इधर भी सोच ले, ये होता है डाइवर्सिटी। अपसारी चिंतन, डाइवर्जेंट थिंकिंग, हर तरफ का सोच। वहीं अपसारी चिंतन जो होता है वो एक तरफ का सोच का होता है केवल। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17 है, विविध पृष्ठभूमियों के अधिगमकर्ताओं को संबोधित करने हो तो एक अध्यापक को, जो अलग अलग जगह के बच्चे आए हैं उनको संबोधित करने अध्यापक को क्या करना चाहिए। चलिए देखते हैं क्या करना चाहिए। विविधता संबंधी मुद्दों पर बातचीत टालनी चाहिए, नहीं। जब डाइवर्सिटी है उसको टालेंगे क्यों। विविध विन्यासों को से उदाहरण लेनी चाहिए। ऑप्शन नंबर सेकंड वाला सही है, ड्रा एग्जाम्पल फ्रॉम डाइवर्स सेटिंग, ठीक है। नेक्स्ट, अलग अलग बच्चे हैं अलग अलग जगह के, तो अलग अलग उदाहरण भी लेने चाहिए ताकि हर कोई उदाहरण किसी बच्चे के लिए काम आए, कोई किसी के लिए। नेक्स्ट देखते हैं, समस्या समाधान क्षमताओं को किस प्रकार से सुसाध्य किया जा सकता है। जो प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटीज होती हैं इनको सुसाध्य बोल रहा है, अधिक इजी बनाने के लिए क्या करना चाहिए। चलिए देखते हैं। लगातार अभ्यास, लगातार जो अभ्यास होता है नेगेटिव टैग वर्ड होता है, ये गलत होता है। लगातार जो अभ्यास नहीं करना है। समस्याओं के हेतु हल हेतु जटिल प्रक्रिया के इस्तेमाल को बढ़ावा, अटल या जटिल, कठोर, ये सब चीज़ें गलत होती हैं। समरूपे के इस्तेमाल को बढ़ावा देकर, ऑप्शन नंबर थर्ड वाला सही होगा, जो इनकरेजिंग यूज ऑफ एनालॉगस। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19 है, अधिगम की अप्रेरणा को किस प्रकार कायम रखा जा सकता है। जो मोटिवेशन होता है लर्नर्स के लिए, इसको कंटिन्यू कैसे रखा जा सकता है, कायम कैसे रखा जाता है। चलिए देखते हैं। बच्चों को दंड देकर, नहीं, दंड देना गलत है। प्रवीणता अभिमुखी लक्ष्यों पर जोर देकर, ऑप्शन नंबर सेकंड वाला सही होगा। जो प्रवीणता होती है, दक्षता होती है, उस पर जोर देके, ऑप्शन नंबर सेकंड वाला सही होगा। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 20 है, शर्मिंदगी जो होता है सेम होता है, का संज्ञान से कोई संबंध नहीं है कॉग्निटिव से इसका रिलेशन है। का संज्ञान पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है, नकारात्मक पड़ता है लेकिन कभी कभी सकारात्मक भी पड़ता है। बच्चों को अधिगम हेतु अप्रेरित करने के लिए बहुत प्रभावशाली है, बिल्कुल थर्ड, ऑप्शन नंबर थर्ड वाला सही होगा। ये इफेक्टिव बहुत होता है, लेकिन क्या होना चाहिए, एक लेवल में होना चाहिए। इतना नहीं होना चाहिए कि बच्चे जाकर सुसाइड कर ले। एक लेवल में होना चाहिए जिससे बच्चे समझ भी जाएँ और वो उनका जो लर्निंग प्रोसेस है उस पे इफ़ेक्ट आए और वो पॉजिटिव इफ़ेक्ट हो, नेगेटिव नहीं। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 21 है, निम्न में से अध्यापन अधिगम का सबसे प्रभावशाली माध्यम कौन-सा है? जो लर्निंग होता है, टीचिंग लर्निंग होता है, इसका जो सबसे इफ़ेक्टिव मोड होता है क्या है, इसमें पूछ रहा है। चलिए देखते हैं क्या है इसमें। विषय वस्तु को यंत्रवत याद रखना, रूट लर्निंग नहीं करना है। संकल्पना के बीच संबंध खोजना, बिल्कुल ऑप्शन नंबर सेकंड वाला सही होगा। एक्सप्लोरेशन ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन कॉन्सेप्ट, जो कॉन्सेप्ट होते हैं उनके बीच में एक कॉन्सेप्ट को दूसरे कॉन्सेप्ट से कनेक्ट कराना है। या फिर ये भी देखिए, ऐसे भी आंसर सही हो जाते हैं अगर बोला जाए कि बच्चे का जो स्कूली कार्यक्रम है इसको क्या करना है, बाहरी इन्वायरमेंट से, एक्सटर्नल इन्वायरमेंट से ऐड करना है। ऐसे आंसर सही होते हैं। ऑप्शन नंबर सेकंड वाला सही हो जाएगा, संकल्पनाओं के बीच संबंध खोजना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22, एक अध्यापिका को दिए गए किसी कार्यकलाप में क्या करना है, छात्रों की विभिन्न त्रुटियों का विश्लेषण करना चाहिए, क्योंकि
जो क्रियाकलाप दिया गया है और एनालिसिस कर रही है वो, इसमें त्रुटियों का जो है विश्लेषण करना चाहिए बोल रहा है। ये क्यों करना चाहिए? चलिए देखते हैं क्यों करना चाहिए। इसके आधार पर दंड की मात्रा, दंड के लिए नहीं करना चाहिए, दंड गलत होता है। त्रुटियों की समझ अध्यापन अधिगम प्रक्रिया के लिए अर्थपूर्ण होता है। ऑप्शन नंबर सेकंड वाला सही होगा। अंडरस्टैंडिंग ऑफ एरर्स आर मीनिंगफुल इन द टीचिंग लर्निंग प्रोसेस। जो एरर्स का अंडरस्टैंडिंग होता है ये टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में यूजफुल होता है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 23, क्योंकि आप जब उसमें त्रुटियों को जानेंगे तभी तो आप उसके उसमें सुधार कर पाएंगे। अपना जो टीचिंग प्रोसेस है उसमें आप सुधार कर पाएंगे, तो आपको पता चलेगा कि हाँ रिफॉर्म कर पाएंगे इसमें, और आपको पता चलेगा कि हाँ मेरे टीचिंग वाले प्रोसेस में ये कमियां रह गई हैं, इसलिए बच्चे का जो एरर्स है आ रहा है, तभी तो आप उसमें सुधार कर पाएंगे। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 23। बच्चों को सीखने में कठिनाई होती है जब, बच्चों को जो लर्न करते हैं इसमें डिफिकल्टीज कब होता है? सूचना अलग अलग टुकड़ों में प्रस्तुत की जाए। नेक्स्ट देखते हैं, वो आंतरिक रूप से प्रेरित हो, इससे नहीं होगा। अगर इंट्रिंसिक रूप से वो मोटिवेटेड है तो इससे तो और पॉजिटिव इफेक्ट आएगा। अधिगम सामाजिक संदर्भ में हो, बिल्कुल ये सही है। और विषय वस्तु को बहुरूपों में प्रस्तुत करना, ये जो वैरायटी डाइवर्सिटी होता है ये पॉजिटिव टैग वर्ड है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट वाला सही हो जाएगा क्योंकि गलत वाला पूछ रहा है। सूचना को अलग अलग टुकड़ों में प्रस्तुत की जाए तो कठिनाई होती है। नेक्स्ट देखते हैं, क्योंकि रिलेट नहीं किया जा रहा, अभी ऊपर आया था ना रिलेट करके पढ़ाना, ये पॉजिटिव होता है। अधिगम की सर्वोत्तम अवस्था कौन-सी है? जो लर्निंग होता है इसका बेस्ट स्टेट कौन-सा है? उच्च उत्तेजना, उच्च भय, बिल्कुल गलत है ये। निम्न उत्तेजना, उच्च भय, भय नहीं होना चाहिए। फिर असंतुलित उत्तेजना, कोई भय नहीं, बिल्कुल ऑप्शन नंबर थर्ड वाला सही है। जो मॉडरेट ये है उत्तेजना, मोटिव है, एक्साइटमेंट है, और कोई भय नहीं होना चाहिए। जब भय रहेगा तो बच्चा सीख नहीं पाएगा। हर चीज़ें संतुलित रूप से होनी चाहिए। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 25 है। अगर बहुत उत्तेजना में भी होगा, बहुत एक्साइटमेंट में होगा तो भी नहीं वो सीख पाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, अधिगम का संरचनात्मक विचार यह सुझाव देता है कि ज्ञान की संरचना में जो कंस्ट्रक्शन ऑफ नॉलेज होता है इसमें लर्निंग का, कंस्ट्रक्टिव लर्निंग का क्या रोल होता है? बच्चों की कोई भूमिका नहीं होती, गलत है। बच्चे पूर्ण रूप से वयस्कों पर निर्भर होते हैं, ये भी गलत है। बच्चे सक्रिय भूमिका निभाते हैं, ऑप्शन नंबर थर्ड वाला सही होगा। प्ले एन एक्टिव रोल इन क्लासरूम, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 26 है, अधिगम के लिए निम्न में से कौन सी धारणा उपयुक्त है? लर्निंग के लिए इसमें से कौन सी थॉट्स उपयुक्त है? चलिए देखते हैं। योग्यता सुधार्य है, एबिलिटी इज इम्प्रूवेबल, बिल्कुल सही। ऑप्शन नंबर फर्स्ट वाला सही है। जो एबिलिटी होती है उसको इम्प्रूव किया जा, उसमें सुधारा जा सकता है, योग्यता सुधार्य है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 27 है, निम्नलिखित में से कौन सी परिपाटी विद्यार्थियों में संकल्पनात्मक समझ में बढ़ोतरी करने में सहायक है? जो संकल्पनात्मक समझ होता है मतलब कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग होता है, इसमें से किससे वो कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग बढ़ेगी? प्रतिस्पर्धा आधारित प्रतिस्पर्धाएं। फिर देखते हैं सेकंड वाला क्या है, पाठ्य पुस्तक केंद्रित, ये जो टेक्स्ट बुक के सेंटर होता है ये गलत होता है। बारंबार परीक्षाएं, ज़्यादा परीक्षा को भी, यानी कि 2020 में परीक्षाओं को कम किया गया है। ऑप्शन नंबर फोर्थ वाला सही होगा, अन्वेषण और संवाद, इंक्वायरी एंड डायलॉग, ऑप्शन नंबर फोर्थ वाला सही होगा। इंक्वायरी है, डायलॉग है, स्पीच है, और ये इसको क्या बोलते हैं, एक्सप्लोरेशन है और डिस्कशन है, ये सब चीज़ें पॉजिटिव टैग वर्ड होती हैं। ये बच्चे के ऊपर अच्छा इफेक्ट डालती हैं, इसलिए ये पॉजिटिव अगर क्वेश्चन है तो इनको आप आंसर लगा सकते हैं। टैग वर्ड जरूर पढ़ लीजिएगा, एग्जाम के पहले बहुत हेल्पफुल होगा। और ऐसे लोग जिनकी तैयारी कम हुई है या फिर जिनको तैयारी का मौका नहीं मिला है किसी वजह से, वो लोग जरूर पढ़ लीजिएगा, पास होने के जो चांसेस हैं बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगे। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 28 है, एक कार्य के दौरान सायना स्वयं से बात कर रही है कि वह कार्य पर किस प्रकार प्रगति कर सकती है। लेओ वाइगोत्स्की के भाषा और चिंतन सोच के बारे में दिए गए विचारों के अनुसार इस पर इसका व्यक्तिगत वाक क्या कहलाता है? जो सायना है वो स्वयं से बात कर रही है और अपने प्रगति के बारे में सोच रही है, लेओ वाइगोत्स्की के हिसाब से बताना है इसको, इस प्रोसेस को क्या कहेंगे? इसको कहेंगे ऑप्शन नंबर सेकंड वाला सही होगा, सेल्फ रेगुलेशन, स्व नियमन। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 29 है, मूल्यांकन पद्धतियों का लक्ष्य होना चाहिए। जो असेसमेंट प्रैक्टिस इवेल्युएशन प्रैक्टिसेस होते हैं इनका मोटिव या एम क्या होना चाहिए? विद्यार्थियों को नामांकित करना, लेबल करना, बिल्कुल विद्यार्थियों को, ये गलत होता है, ये सही नहीं है। योग्यता आधारित समूहों में विद्यार्थियों को विभाजित करना, लेबलाइजेशन करना, डिवाइडेशन करना, ये सब चीज़ें निगेटिव टैग वर्ड्स के अंतर्गत आती हैं। इससे बच्चे के माइंड के ऊपर निगेटिव इफेक्ट पड़ेगा, वो अपने आप को हीन समझेगा। नेक्स्ट देखते हैं, विद्यार्थियों की जरूरत एवं आवश्यकताओं की पहचान करना, ऑप्शन नंबर थर्ड वाला सही है, विद्यार्थियों की जरूरत एवं आवश्यकताओं की पहचान करना। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 30 है, बच्चों के विकास की व्यक्तिगत विभिन्नताओं को किस पर प्रतिरोपित किया जा सकता है? जो बच्चे का व्यक्तिगत विभिन्नता, व्यक्तिगत मतलब बच्चों के विकास में जो व्यक्तिगत विभिन्नता होता है ये किस पर डिपेंड होता है? देखते हैं किस पर डिपेंड होता है। इंडिविजुअल डिफरेंसेस जो होते हैं,
केवल आनुवंशिकता पर नेगेटिव टैग वर्क गलत है ये। केवल पर्यावरण पर, केवल पर एनवायरनमेंट हो या हेरिडिटी हो, दोनों केवल केवल अगर आ जाएँगे, अलग-अलग आ जाएँगे तो कुछ नहीं हो पाएगा इससे। दोनों को सम्मिलित होना चाहिए, इंटरप्ले वाली रिलेशन होनी चाहिए। ना आनुवंशिकता, ना पर्यावरण, ये तो बिल्कुल ही गलत है। इसका है ऑप्शन नंबर 4 वाला सही होगा, इंटरप्ले ऑफ हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट। जो हेरिडिटी होता है, एनवायरनमेंट होता है, इनके बीच पारस्परिक संबंध होना चाहिए। कहीं कहीं आपको हेरिडिटी सिखा रहा है, कहीं आपको एनवायरनमेंट सिखा रहा है, कहीं दोनों मिलके सिखा रहे हैं। ये इंटरप्ले वाला रिलेशन होना चाहिए बच्चे के डेवलपमेंट के लिए। या फिर इंडिविजुअल डिफरेंसेस के लिए। इसी की वजह से बच्चे अलग-अलग होते हैं, इंडिविजुअल डिफरेंसेस होता है बच्चों में। अगर आपको कंटेंट पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और पहली बार चैनल पे विजिट किए हैं तो देखते रहिएगा, क्योंकि मैं सीटेट की तैयारी बहुत अच्छे से करवा रही हूँ। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर डिटेल एक्सप्लेनेशन के साथ करवा रही हूँ। मेहनत से पढ़ाई करिए, क्योंकि आपका एग्ज़ाम अब ज़्यादा टाइम नहीं बचा है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।